आज के इस विशेष अध्ययन सत्र में स्वागत है। रसायन विज्ञान अक्सर एक बहुत ही कठिन विषय लग सकता है ना? लेकिन आज इस एक्सप्लेनर में रासायनिक सूत्रों को बनाने के मूलभूत नियमों और उस रहस्यमयी मोल संकल्पना को पूरी तरह से डिकोड किया जाएगा। ये एक व्यवस्थित अध्ययन मार्गदर्शिका है जो खास तौर पर परीक्षाओं की तैयारी के लिए डिजाइन की गई है। तो बिना समय बर्बाद किए सीधे विषय में गहराई से उतरते हैं। रसायन विज्ञान के गणित में गोता लगाने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर विचार करना होगा। एक ऐसा सवाल जिसने दशकों तक दुनिया के महान वैज्ञानिकों को भी उलझा कर रखा था। हम किसी शुद्ध पदार्थ के परमाणुओं को कैसे गिन सकते हैं? जरा सोचिए, परमाणु इतने छोटे होते हैं कि उन्हें शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी देखना लगभग असंभव है। तो फिर उनके ढेर को गिनने की कल्पना भी कैसे की जा सकती है? यहीं से रसायन विज्ञान का असली जादू शुरू होता है। आज के इस सफर का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। पहला, सहसंयोजी यौगिक और अणुभार। दूसरा, बहुपरमाणुक आयन और मूलक। तीसरा, सूत्र बनाने की आड़ा तिरछा पद्धति। चौथा, मोल संकल्पना का परिचय। और अंत में मोल और अवोगाद्रो संख्या। बस यही हमारा आज का नक्शा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले खंड की ओर, सहसंयोजी यौगिक और अणुभार। सबसे पहले उस नींव को समझना है कि परमाणु आपस में जुड़ते कैसे हैं। इस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को ध्यान से देखिए। ये पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों का पूरी तरह से स्थानांतरण नहीं करते। इसके बजाय स्थिरता पाने के लिए वे इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं। कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म दो ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ साझा हो रहे हैं। इस तरह हर एक परमाणु को अपना वह सुरक्षित अक्रिय गैस वाला विन्यास मिल जाता है, बिल्कुल एक बेहतरीन टीम वर्क की तरह। अब एक बार जब रासायनिक सूत्र मिल जाता है तो उसका अणुभार निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। अणुभार वास्तव में उस यौगिक में मौजूद सभी घटक परमाणुओं के भारों का सीधा योग होता है। इसे पानी यानी H2O के उदाहरण से समझते हैं। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1U है और ऑक्सीजन का 16U है। चूंकि पानी में 2 हाइड्रोजन हैं, हम 2 को 1 से गुणा करते हैं और उसमें ऑक्सीजन का 16 जोड़ देते हैं। कुल हो गया 18U। ये एक बहुत ही सीधा और तार्किक गणित है। हमारा दूसरा खंड है बहुपरमाणुक आयन और मूलक। आइए देखते हैं कि रसायन विज्ञान के इस अगले महत्वपूर्ण घटक में क्या-क्या शामिल है। अध्ययन करते समय ये समझना बहुत जरूरी है कि हमेशा अकेले परमाणु ही नहीं होते। कई बार परमाणुओं के पूरे समूह पर एक चार्ज या आवेश आ जाता है। इन्हें ही बहुपरमाणुक आयन कहा जाता है। मजे की बात यह है कि जब ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो ये अलग अलग नहीं टूटते, बल्कि एक एकल अविभाज्य इकाई की तरह काम करते हैं। जैसे कि नाइट्रेट आयन यानी NO3-, इसमें 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन हमेशा एक साथ रहते हैं और इस पूरे समूह पर एक ऋणावेश होता है। यहां दी गई संयोजकता की तालिका को रसायन विज्ञान की मास्टर कुंजी कहा जा सकता है। इसमें एक संयोजी जैसे सोडियम Na+, द्विसंयोजी जैसे कार्बोनेट CO3 और बहुसंयोजी जैसे एल्यूमिनियम Al3+ आयन शामिल हैं। रासायनिक समीकरणों में महारत हासिल करने के लिए इस व्यवस्थित तालिका को याद करना बिल्कुल अनिवार्य है। इसके बिना रासायनिक सूत्र बनाना लगभग असंभव हो जाता है। अब आते हैं खंड 3 पर, सूत्र बनाने की आड़ा तिरछा पद्धति। ये शायद हर विद्यार्थी का पसंदीदा हिस्सा है, क्योंकि ये रासायनिक सूत्र लिखने का एक अल्टीमेट चीट कोड है। किसी भी रासायनिक सूत्र को बनाने के लिए बस इन 4 स्पष्ट चरणों का पालन करना होता है। पहला, संघटक आयनों के प्रतीक लिखिए, आमतौर पर धनात्मक भाग बाईं ओर और ऋणात्मक दाईं ओर। दूसरा, उनकी संयोजकता उनके ठीक नीचे लिखिए। तीसरा, उन संयोजकताओं को आड़ा तिरछा या क्रिस क्रॉस कर दीजिए। और चौथा, यदि कोई बहुपरमाणुक आयन है और उसकी संख्या 1 से अधिक आ रही है तो उसे एक कोष्ठक या ब्रैकेट में रख दीजिए। बस इन नियमों का कड़ाई से पालन करने पर सबसे जटिल सूत्र भी आसानी से बन जाते हैं। इस अमोनियम कार्बोनेट के उदाहरण पर ध्यान दें। अमोनियम यानी NH4 की संयोजकता 1 है और कार्बोनेट यानी CO3 की संयोजकता 2 है। जब इन्हें आड़ा तिरछा किया जाता है तो कार्बोनेट का 2 अमोनियम के पास चला जाता है। चूंकि अमोनियम एक बहुपरमाणुक आयन है, सही अनुपात दिखाने के लिए इसे कोष्ठक में रखना पड़ता है, जिससे फाइनल सूत्र बनता है NH4 2CO3। यह स्पष्ट करता है कि कोष्ठक का उपयोग कब और क्यों करना है।
सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम सल्फेट के इन उदाहरणों की तुलना करने पर एक बहुत ही दिलचस्प नियम सामने आता है। सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 में दोनों की संयोजकता 1 है, इसलिए आड़ा तिरछा करने पर यह सीधे NaNO3 बन जाता है। लेकिन कैल्शियम सल्फेट को देखिए, कैल्शियम और सल्फेट दोनों की संयोजकता 2 है। नियम यह है कि जब दोनों आयनों पर आवेश समान होता है तो सूत्र को सरलीकृत किया जाता है। वे एक दूसरे को रद्द कर देते हैं और हम Ca2SO4 लिखने के बजाय बस CaSO4 लिखते हैं। खंड 4 मोल संकल्पना का परिचय। रासायनिक सूत्रों में महारत हासिल करने के बाद अब इस अध्ययन सत्र को सूक्ष्म स्तर से निकालकर एक बहुत बड़े पैमाने पर ले चलते हैं। शुरुआत में हमने उन अदृश्य कणों को गिनने की बात की थी, याद है? यहीं से मोल संकल्पना की शुरुआत होती है। ये पूरी कहानी एक ऐतिहासिक यात्रा की तरह है। 1799 में ये पता चला कि तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में ही जुड़ते हैं। फिर दशकों तक वैज्ञानिकों के बीच माथापच्ची होती रही। अंततः 1896 में वैज्ञानिक विल्हेल्म ओस्टवाल्ड ने पहली बार मोल शब्द का प्रस्ताव रखा, जो मूल रूप से एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है ढेर। और फिर 1967 में जाकर मोल को परमाणुओं और अणुओं की वृहत संख्या को मापने के लिए एक आधिकारिक इकाई के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और अब हमारा अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण खंड 5 मोल और अवोगाद्रो संख्या। ये वो जगह है जहां रसायन विज्ञान की हर छोटी बड़ी चीज एक विशाल सार्वभौमिक स्थिरांक के साथ जुड़ जाती है। ये संख्या देखिए, 6.022 गुणा 10 की घात 23। ये सच में एक आश्चर्यजनक और विशालकाय संख्या है जिसे एवोगैद्रो संख्या कहा जाता है। यह किसी भी पदार्थ के ठीक 1 मोल में पाए जाने वाले कणों की सटीक मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। चाहे वह परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, 1 मोल का मतलब हमेशा यही संख्या होगी। परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये फ्लोचार्ट वास्तव में एक अल्टीमेट चीट शीट है। ये दृश्य रूप से हमारी उस सूक्ष्म परमाणु दुनिया को प्रयोगशाला में मापे जाने वाले ग्राम वाले वजन से जोड़ता है। इस चार्ट से साफ देखा जा सकता है कि कार्बन परमाणुओं के 1 मोल में 6.022 गुणा 10 की 23 परमाणु होते हैं और उसी 1 मोल कार्बन का वजन ठीक 12 ग्राम होता है। मतलब मोल वह मजबूत पुल है जो कणों की संख्या और उनके भौतिक भार को आपस में जोड़ देता है। लेकिन इसे गणितीय रूप में कैसे उपयोग करें, ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रश्न में क्या दिया गया है। यदि प्रश्न में द्रव्यमान ग्राम में दिया गया है तो मोलों की संख्या यानी n निकालने के लिए m दिया गया द्रव्यमान को m ग्राम परमाणु भार से भाग दिया जाता है। लेकिन यदि प्रश्न में कणों की संख्या दी गई है तो n दिए गए कणों की संख्या को n0 अवोगाद्रो संख्या से भाग दिया जाता है। बस ये 2 सूत्र चुनिए और मोल संकल्पना की कोई भी समस्या आसानी से हल हो जाएगी। वैसे विज्ञान की इस दुनिया से जुड़ा एक बहुत ही रोचक और मजेदार तथ्य भी है। पूरी दुनिया के रसायनज्ञ इस मूलभूत स्थिरांक का बाकायदा जश्न मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोल दिवस प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका समय भी देखिए, ये सुबह 6:02 पर शुरू होता है और ठीक शाम 6:02 पर समाप्त होता है ना कमाल की बात? ये 10 की घात 23 और 6.02 को कितने शानदार तरीके से प्रतिबिंबित करता है। इस अध्ययन मार्गदर्शिका को समाप्त करने से पहले एक छोटी सी चुनौती पेश है। आज जो भी नियम सीखे गए हैं, क्या उनका उपयोग करके CH3OH यानी मेथनॉल का अणुभार निकाला जा सकता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार को जोड़कर अपनी समझ का परीक्षण जरूर करें। उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर ने रासायनिक सूत्रों और मोल संकल्पना को बिल्कुल स्पष्ट और बहुत ही आसान बना दिया होगा। ऐसे ही सीखते रहें और विज्ञान की इस अद्भुत दुनिया को एक्सप्लोर करते रहें।